अ, हमारी जो क्लास है आज ये लास्ट क्लास है। और इसमें हम लोग जो टॉपिक्स जो थोड़े बहुत रिवाइज करने वाले हैं वो रिवाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, कल मैसेज किया था यहाँ पर अब्बास, आपने शायद, आई थिंक सो, कि कुछ टॉपिक रिवाइज करना है, कुछ रेशोज रिवाइज करनी है। तो कौन सी रेशोज आपने कही थी जो रिवाइज करने वाली हैं? एक तो आई थिंक सो इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो आपने कहा था। ठीक है। गियरिंग इन इन्वेस्टमेंट रेशियोज, ओके। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास तो सबसे पहले तो आपके पास ना जो गियरिंग रेशियोज हैं वो देख लें। गियरिंग बेसिकली शो करती है आपके पास में कि आपने कितना डेट यूज़ किया हुआ है बिजनेस में। ठीक है। बिजनेस में आपने कितना डेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और आप उसको क्या नाम है इसका, जितना आप डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपके पास गेयरिंग ज़्यादा होगी बिजनेस की। ठीक है। जब डेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी हाई होगा, और जब इंटरेस्ट हाई होगा तो आपके जो टैक्स की पेमेंट हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो टैक्स तो लगता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिडक्ट होने के बाद जो फाइनेंस कॉस्ट से हम ट्रीट करते हैं, उसके डिडक्ट होने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स इज चार्ज ऑन दैट अमाउंट। ठीक है। तो आपके फाइनेंस जो गेयरिंग होती है, ठीक है, फाइनेंशियल गेयरिंग, उसमें जब आप डेट की अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट हाई हो जाएंगे। ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आपने याद रखने हैं। ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ है कि आपके पास ना जब हाई गियरिंग होगी ना, हाई गियरिंग का मतलब है कि आपके पास ना हाई डेट है। ठीक है। अगर आपके पास हाई डेट है, अमाउंट है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ना हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हाई होगा। जब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हाई होगा तो आपके पास ना लो टैक्स अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। आपके पास टैक्स जो होंगे वो कम लगेंगे। अच्छा, जो फाइनेंशियल गियरिंग होती है ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली एबिलिटी को शो करती है कि उसने लॉन्ग टर्म डेट्स जो पे करने हैं। ठीक है। एबिलिटी, इट शोज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे द लॉन्ग टर्म डेट्स। इट शोज ability of a business to pay long term debts। आपके बिजनेस की कितनी एबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेट पे करने की, क्या वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जो डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है वो आपके यहाँ पर आती है फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो में। यू कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होती है ना, वो हमारे पास होती है कि आपके जो डेट हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं, आपके पास जो इक्विटी होती है उसके साथ आप
डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपके पास जो यहाँ पर आती है जो रेशो यूज होती है आपकी कैलकुलेशंस में, वो अगर तो वो डेट टू इक्विटी कहता है तो आपने डेट को डिवाइड कर देना है इक्विटी के साथ, शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ, डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये जो डेट है ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो उसको शो करेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इसमें नहीं यूज होती, ठीक है। अब जो गेयरिंग है, जब आप गेयरिंग की तरफ जाते हैं, अगर तो वो आपको सिंपली डेट टू इक्विटी रेशियो कहता है तो आप ये रेशियो यूज कर लेंगे। अगर आपको वो सिंपल कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गेयरिंग रेशियो, ठीक है, तो आपने फिर गेयरिंग रेशियो अगर सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं, गेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करें तो गेयरिंग रेशियो फिर आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल होता है ना, फिक्स कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, साथ में आपने उसको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखें, जो जो फिक्स कॉस्ट आपने जो जो फिक्स कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे ना, आपने उनको माइंड में रखना है, ठीक है। आपके पास जो फिक्स कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं ना आप, वो एक तो लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज होती हैं उस पर आप पे कर रहे होते हैं, जैसे बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक तो ये आ जाती हैं, प्लस आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आ जाता है इसमें। ये दो चीजें हैं, ये फिक्स है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आप पे करते हैं वो भी फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है, कि आपने अमाउंट इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। जो टोटल कैपिटल हमारे पास आता है, टोटल कैपिटल का मतलब ये है कि आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हैं, इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस इसमें आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सारा आ जाता है, ठीक है। अब ये जितनी रेशो हाई होगी उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की गेयरिंग ज्यादा होगी, हाई रेशो विल शो हाई गेयरिंग। तो हाई गेयरिंग का मतलब है कि आपने जो लोन ज्यादा ले ली है, फिक्स कैपिटल जो फिक्स इंटरेस्ट जो कैपिटल है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल वो ज्यादा है आपका, और वो ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो ज्यादा है। इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि प्रॉफिट आपके पास कम बचे एट द एंड। जो प्रॉफिट कम बचेंगे तो डेफिनेटली फिर भी एक रिस्क होता है इन्वेस्टर्स को कि उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो हमारे पास गेयरिंग रेशियो ये है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आती है ना वो इनकम गेयरिंग रेशियो आती है, ठीक है। इनकम गेयरिंग ये भी आप यहाँ पर देख लें गेयरिंग रेशियोज में, एक हमारे पास गेयरिंग रेशियो है सिंपल, और एक आपको ये कहा जाता है अगर एग्जामिनर कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनकम गेयरिंग। इनकम गेयरिंग रेशियो, गेयरिंग रेशियो लॉन्ग टर्म आपके पास फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, दिस इज कॉल्ड गेयरिंग रेशियो। और इनकम गेयरिंग में क्या होगा, आपके जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस, आपका जितना इंटरेस्ट होगा वो सारे का सारा फाइनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप उसे करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि PBIT मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशो शो करेगी कि आपकी कितने टाइम्स कितने परसेंट है इंटरेस्ट जो आपके जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट आपका जो है वो इंटरेस्ट शामिल है। फॉर एग्जांपल आप देखें आपके ऑर्गेनाइजेशन है और वो अगर फॉर एग्जांपल वो $100 अर्न कर रही है और उसमें $10 का उसका इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब है कि रेशो विल बी 10%। 10% शो कर रही है कि आपने जो पेमेंट करनी है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से 10% जो है वो आपके इंटरेस्ट की पेमेंट में चले जाएंगे, ठीक है, जो फिक्स पेमेंट्स हैं।
उसके बाद अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है उसकी रेशो ये है इंटरेस्ट, वो $100 का प्रॉफिट अर्न करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें से $40 उसमें से पे कर देती है एज एन इंटरेस्ट, तो उसकी रेशो है 40%। तो जिसकी रेशो ये हाई होगी उसकी गेयरिंग भी हाई है, ठीक है, इनकम गेयरिंग, कि आपके इनकम में भी रिस्क होता है कि आपके जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पैसा कम बचेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेशियोज आपने कही थी कि आपने इन्वेस्टर्स रेशियो है, इन्वेस्टर्स रेशियोज जो होती हैं उनको हम देखते हैं कि वो कौन सी रेशियोज होती हैं। इन्वेस्टर्स रेशियोज, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी रेशियोज कौन सी होती हैं, वो किन रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब उसमें देखें जो हमारे पास ना सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो होते हैं आपकी ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में। फर्स्ट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग्स जो होते हैं ना, अर्निंग्स दे आर रिलेटेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड बचेंगे, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड उनका जब उन पेमेंट हो जाती है, बाकी अमाउंट जो होती है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर होगी दैट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड। इससे आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास ना जो प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है 1 लाख के, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ना 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। तो पर शेयर आपके पास जो डिविडेंड आएगा वो कितना आएगा, 100,000 डिवाइडेड बाय आप उसको कर देंगे 50,000, ठीक है, 500,000, ठीक है। तो ये आपका शेयर निकालने की ये कितना आता है, ये आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो जाए, सॉरी ईपीएस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रेशो है वो ये होती है सेकेंड रेशो, जो जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं शेयर होल्डर्स, वो रेशो होती है यहाँ पर सेकेंड वन। सेकेंड रेशो होती है प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो इसका मतलब है, प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, आपके जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, डिवाइडेड बाय आप अर्निंग पर शेयर कितनी है, उससे आप डिवाइड कर लेंगे, अर्निंग पर शेयर, ठीक हो गया। अब ये क्या रेशियो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आती है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पर वो आती है हमारे पास ना यहाँ पर ईपीएस, वो आती है हमारे पास $0.20 पर शेयर, ठीक हो गया। ये आपके पास ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू आ गई है, सॉरी अर्निंग पर शेयर आ गई है। अब आप देखते हैं कि आपके पास जो मार्केट में आपका शेयर सेल हो रहा है ना, आपकी अर्निंग है $0.20 पर शेयर, ठीक है। और मार्केट में आपका शेयर जो है वो $2 पे शेयर सेल हो रहा है, ठीक है। वो कितने पे शेयर सेल हो रहा है, $2 पे। तो आपके पास जो रेशो आएगी वो कितनी रेशो आती है, वो उसकी रेशो बनती है 10 टाइम्स। ये रेशो ये शो करती है कि आपके पास जितनी आप अर्निंग करते हैं उसकी आपके मार्केट वैल्यू जो है उस शेयर की वो 10 टाइम्स है उसका, ठीक है।
10 टाइम्स से आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद है हमारे पास ना थर्ड वन, थर्ड रेशियो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड कवर रेशियो। ठीक है, जो डिविडेंड कवर रेशियो जो होती है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्डिनरी डिविडेंड, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्डिनरी डिविडेंड। अब जो हमने प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, यही हम उसको यूज करेंगे कि आपके पास प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी डिविडेंड के लिए आपके पास बच जाता है, ऑर्डिनरी डिविडेंड, उसमें से आप डिविडेंड कितना देते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू पे ऑर्डिनरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। अच्छा, ये जो है ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड के लिए कितना पैसा अवेलेबल था, और उसमें से आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड पे कितना किया है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। ठीक है, अब इसमें क्या है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड में कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, वो कितने टाइम्स हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड का जो आपने पे किया। फॉर एग्जांपल देखें, आपने जो डिविडेंड पे किया, आपके पास डिविडेंड अर्निंग पर शेयर आ रही थी ये वाली $0.02। अब उसमें से आपने क्या किया है कि आपके पास $0.20 ये आपकी अर्निंग थी, और उसमें से आपने क्या किया, जो डिविडेंड पे किया पर शेयर, वो आपने $0.05 किया। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि जो भी आपने डिविडेंड पे किया, उसका जो प्रॉफिट है वो आपने 4 टाइम्स उसका प्रॉफिट अर्न किया है, जनरेट किया है, 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपने जनरेट किया। ठीक है, अब ये हमारे पास है थर्ड रेशो। थर्ड रेशो, इसके बाद हमारे पास आती है डिविडेंड यील्ड रेशो। ठीक है, फोर्थ वन इज डिविडेंड यील्ड। यील्ड कहते हैं अर्निंग को। ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशियो जो होती है ना, कि डिविडेंड कितना पे किया है और कितना प्रपोज किया है। ठीक है, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड, आपका कितना डिविडेंड पे हुआ और कितना प्रपोज हुआ, उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, जो ऑर्डिनरी शेयर्स जो है उसकी जो मार्केट प्राइस है उसके साथ, मार्केट प्राइस। ठीक हो गया, जो ऊपर हमने रेशो पढ़ी थी ना जी, जो हमारे पास मार्केट प्राइस डिवाइडेड प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, अब प्राइस अर्निंग रेशो ये शो करती है कि आपके पास जो अर्निंग आप कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है उसमें जितनी अर्निंग्स है, तो वो शेयर जो है उसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में कितने टाइम्स ज्यादा उसकी वैल्यू है। ठीक है, जबकि डिविडेंड जो है, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो आपको ये बताती है कि आपने जो मार्केट के हिसाब से कितना अर्न किया है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से क्या किया है, कितना अर्न किया है। अब यहाँ देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें फिर भी ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डिविडेंड जो पे हुआ है ना, डिविडेंड वो हुआ है आपका $0.05, ये पे हुआ, और आपकी जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो है $2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी निकलती है, कि हमारे पास 0.05 उसकी डिविडेंड है, प्रपोज एंड पेड दोनों। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम उसको करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है ये 2.5% आता है। इसका मतलब ये है कि जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो मार्केट के लिहाज से 2.5% अर्न कर रहे हैं।
ठीक है, कितना करना है 2.5% अकॉर्डिंग एज पर द मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो है डिविडेंड पर शेयर, कि आपने डिविडेंड पर शेयर कितना है वो निकालना है, ठीक है। फिफ्थ वन इज डिविडेंड पर शेयर, कि एक शेयर में कितना डिविडेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जो ऑर्डिनरी डिविडेंड पे हुआ है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, आपने कितना ऑर्डिनरी डिविडेंड पे किया है उसको आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड किसके साथ करना है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, आपने कितने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए उससे आपने डिवाइड कर देना, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डिनरी डिविडेंड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपका जो डिविडेंड आपने जो निकाला हुआ है वो हमने ऊपर वैसे अज्यूम कर लिया था कि ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड है दैट इज $0.05, ठीक है, पर शेयर। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेयर्स आते हैं, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है वो हम निकाल के यहाँ से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो आपने डिविडेंड है ना वो कितना पे किया है, डिविडेंड आपने पे किया है $25,000 डिविडेंड पे किया, 1 लाख की आपकी अर्निंग थी, प्रॉफिट जो आपका आया था आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, और ऑर्डिनरी शेयर्स जो थे वो आपके पास 500,000 शेयर्स थे, उस पर आप डिवाइड कर दें इसको तो ये आपके पास आ जाता है $0.05 पर शेयर, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड, डिविडेंड पेड पर शेयर। अच्छा, यहां तक क्लियर है अब्बास? ओके ओके, इनमें से रेशियोज में से कोई और चीज पूछने वाली हो, बाकी जो कल हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपने देख ली, रिवाइज कर ली है वो। आप लोगों को जो IAS 37 था, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह कल मैं आपको शेयर करूंगा बना के ना उसके टोटल तो वो आपका इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। तो बाकी टॉपिक्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है ना, इसको बेसिकली आपने आप अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए अब बस इसको रहने दें, ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें बेसिकली जो चीज़ें आती हैं ना वो रीवैल्यूएशन वगैरह से रिलेटेड आती हैं, तो ये आपके है नहीं है, तो रीवैल्यूएशन आप डिस्कस करते हैं उसको जाके आप उसमें ट्वीट कर रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ठीक है। और क्वेश्चन बाकी लोग उनको जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, वो था मैंने कहा था कि आपने PRS को भी रिवाइज करना है,
रिवाइज कर लिया आपने? ये भी आपने रिवाइज करना है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये आपने करना है, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये रिवाइज करें। ठीक है, इनमें कोई मसला है तो वो बताएं। कोई एडजस्टमेंट्स में मसला हो? हाँ जी, कोई लेजर्स में प्रॉब्लम, लेजर्स या टी अकाउंट्स? इनमें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, इसमें क्लियर है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं इन चीज़ों में? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम है इनमें, इनको कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो वो पूछ लें। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज करते हैं। चले मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज कर देता हूँ। उसको देख लें डायग्रामेटिकली, यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। जो हमारे पास ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है ना, इनको हम डे बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डे बुक्स या जर्नल। ठीक हो गया। अच्छा देखें, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं इनिशियली। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमारे पास सबसे पहले जो आती है ना, वो हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पर ना, सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है परचेज जर्नल या परचेज डे बुक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है परचेज रिटर्न्स डे बुक या परचेज रिटर्न्स जर्नल। उसके बाद हमारे पास आता है कैश बुक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है जनरल जर्नल या जर्नल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास इसमें रिकॉर्डिंग
कौन कौन सी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें। जो पहले नंबर पर है हमारे पास जो सेल्स जर्नल होता है इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं हम क्रेडिट सेल्स की। इसमें हम किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्रेडिट सेल्स की। और दूसरे नंबर पर जो रिटर्न सेल्स रिटर्न्स हैं उसमें हम रिटर्न इनवर्ड्स की रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमने जो चीज़ें सेल की वापस आ गई उनको हम सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या सेल्स रिटर्न टेबल में। फिर हमारे पास परचेज जर्नल होता है, इसमें हमारे पास जो है ना क्रेडिट परचेजेस वो रिकॉर्ड होती हैं। और जो रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर परचेज रिटर्न डे बुक में या परचेज रिटर्न जनरल में। जितनी भी कैश या बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, ठीक है। और रिमेनिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके अलावा वो सारी की सारी हमारे पास जनरल जर्नल में होती हैं। अब इसमें रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, देखें। आप सेल परचेज करते हैं नॉन करंट एसेट्स को, ठीक है। सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स दैट इज रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। प्रोविजंस यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, बैड डेट्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह आपके पास जो करेक्शन ऑफ एरर्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर करते हैं। आपकी जो ओपनिंग एंट्रीज होती हैं या क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो भी आप यहाँ पर करते हैं, ठीक हो गया। या सॉरी उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह वो भी आप इसके अंदर करते हैं। अच्छा, जनरल जर्नल में जब हम इसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास ना डॉक्यूमेंट कौन कौन सी होती हैं जहां से हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं ना वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी और हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखें, जो हमारे पास सेल्स इसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं ये हमारे पास सेल्स इनवॉइस से रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं ये परचेज इनवॉइस से होती हैं। जो सेल्स इनवॉइस होती है वो कस्टमर के लिए परचेज इनवॉइस होती है, ठीक है। और परचेज इनवॉइस सेल्स इनवॉइस जब बनती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो रिटर्न सेल्स रिटर्न जर्नल है, जो सेल्स रिटर्न जर्नल है, सेल्स रिटर्न जर्नल में हमारे पास क्या चीज आती है, देखें। आपका जो सेल्स रिटर्न जर्नल है इसमें जो रिकॉर्डिंग करनी है ना वो आपने क्रेडिट नोट से करनी है। कौन सी डॉक्यूमेंट से करनी है, क्रेडिट नोट से। जबकि जो परचेज रिटर्न है इसमें भी जो रिकॉर्डिंग होगी वो क्रेडिट नोट से ही होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा ना जो परचेज रिटर्न के टाइम पे जो हमारे पास वो डेबिट नोट इशू होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो हमारे पास है कैश बुक। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं ना वो बेसिकली जो आपके पास जो रिसीट्स होती हैं वहां से रिकॉर्डिंग होती है या जो चेक्स होते हैं वहां से रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट ऐसे ही बनती है। जैसे आपने उनको परचेज इनवॉइस की है, सॉरी परचेज किया है कोई एसेट तो उसके लिए भी इनवॉइस बनेगी, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मेन डॉक्यूमेंट्स यही होती हैं कि आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जहाँ से आप रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स बन जाती हैं तो आपने क्या करना होता है, उसके बाद आप इन सब की पोस्टिंग करते हैं। इन सब से क्या करते हैं, यहाँ से आप पोस्टिंग करते हैं,
जब आप पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे? पोस्टिंग में हमारे पास ना तीन तरह के लेजर्स आ जाते हैं। वो तीन लेजर्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आता है सेल्स लेजर, एक होता है परचेज लेजर, और एक होता है हमारे पास जनरल लेजर। ठीक हो गया? जो हमारे पास सेल्स लेजर होता है, इसमें हम क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, हम कौन सी रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं? तो सेल्स लेजर में हमारे पास टी अकाउंट्स होते हैं ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। हम इसमें टी अकाउंट्स बनाते हैं ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। उन सब के टी अकाउंट्स यहाँ होंगे, उनसे रिलेटेड जहाँ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगी। जो परचेज लेजर होता है, इसमें हम क्या करते हैं? टी अकाउंट्स बनाते हैं। टी अकाउंट्स किसके बनाते हैं? ऑफ ट्रेड पेबल्स। ठीक हो गया? उसके बाद जो जनरल लेजर होता है इसके अंदर रिमेनिंग अकाउंट्स, रिमेनिंग टी अकाउंट्स यहाँ पर बनते हैं। रिमेनिंग टी अकाउंट्स दे आर प्रीपेड हेयर। ठीक है? जितने भी रिमेनिंग टी अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे आपने क्या करने हैं? यहाँ पर प्रीपेड करने हैं जनरल लेजर के अंदर। ठीक है? उसमें आपके नॉन करंट के एसेट्स हैं, उसमें डिस्पोजल अकाउंट है, उसमें बैड डेट्स अकाउंट है, उसमें प्रोविजंस के अकाउंट है, उसमें सेल्स के अकाउंट है, उसमें परचेजेस के अकाउंट है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब के अकाउंट्स यहाँ पर आएंगे। जितनी भी इनकम्स होंगी सब के अकाउंट्स आपके पास जनरल लेजर के अंदर बनती है। ठीक है? ये जो लेजर्स होते हैं यहाँ से आपके सारे बैलेंसेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है? यहाँ से आप क्या करते हैं? सारी चीजें ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? टू ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से आगे आप इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? जो कैश होती है ना, अब्बास एक बात याद रखना, ये जो आप कह रहे हैं कि कैश और बैंक के अकाउंट भी हम जनरल लेजर में बनाते हैं, तो कैश के बारे में आपने एक बात याद रखनी है। ये जो कैश बुक होती है ना, ये आपके पास डे बुक भी होती है, ठीक है, प्लस लेजर भी होता है। तो हमारे पास जो अकाउंट होते हैं ना, यहाँ से ही उनके बैलेंसेस उठा लिए जाते हैं। ठीक है? ये दोनों चीजें हैं, टी अकाउंट भी होता है ये, ठीक है, और डे बुक भी होती है। दोनों काम यहाँ पर बस फुल करते हैं यहाँ पर। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, वो एक में ही फॉलो होता है, एक को ही फुलफिल करती है, और वो कैश बुक होती है। बाकी जितनी बुक्स होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फुलफिल नहीं करती। ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। यहाँ तक इसमें कोई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज पूछने वाली? आपने लाइफो फाइफो ऐप को कर लिया आप लोगों ने? इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, हैव यू डन लाइफो फाइफो
एंड एफ को, ये आपने कर ली है पहले। कोई रिवाइज किया इसको, कोई प्रॉब्लम इनमें? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बता लें, इसमें पूछ लें लाइफो फाइफो और एपको में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसको आपने लाजमी रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चंस आपने करने। ठीक है, ओके गुड। बाकी लोगों को क्लियर है लाइफो फाइफो एपको? अब्बास, आपकी प्रिपरेशन अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये हमने ये जो लाइफ ऑफ फाइफो एपको था ये भी आपने कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो वेजीज वाला चैप्टर था उसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको? पेरोल वाला चैप्टर जो था, पेरोल, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, वेरी गुड अब्बास, एफर्ट इज मस्ट। ठीक है, उसके बाद पेरोल वाला चैप्टर देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, उसके बाद पेरोल के बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है आपका अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, इसमें देखें ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ समझने वाला हो तो वो बता दें। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? एमसीक्यूज आपने सारे कर लिए हैं इसके जो B1 के जितने टॉपिक्स थे, ये सारे टॉपिक्स के वो लाजमी करने हैं आपने। अच्छा, जो आपके पास आपने जो सिलेबस है वो आपने रिव्यू किया सारा? ठीक है, उसमें देखें आपके पास ना जो सिलेबस है उसको एक तो आपने रिव्यू करना है। तो आपके पास ना बेसिकली उसमें ना 3 सेक्शंस बनी हुई हैं। ठीक है, आपके जो उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस हैं जिसमें से आपका जो पेपर है वो आता है। अब जो आपके पास जो है ना जो हमारे पास जो पार्ट सी है ये है आपका 40% वेटेज रखता है। ठीक है, सिलेबस की। और जो आपके पास है यहाँ पर पार्ट बी है,
पार्ट बी वेटेज जो है वो आपके पास ना 50% है, और जो पार्ट ए है वो 10% सिलेबस की वेटेज रखता है। ठीक है, पार्ट ए में जो है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट ए इसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 10% वेटेज है आपके पेपर का। ठीक है, जो आपके पास है ना पार्ट बी, जो पार्ट बी है इसमें जो टॉपिक्स है ना वो एक तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एक तो ये हैं। सेकंड नंबर पर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर इसमें जो हमारे पास लेजर्स वगैरह हैं वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये सारे के सारे ये इसमें पार्ट बी में है। ठीक है, और जो पार्ट बी में फिर हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी इसी में ही आ जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसी तरह जो अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी आपके पास आ जाते हैं। अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स भी इसी में है। इसी तरह डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक है वो भी आपके पास इसी में आ जाता है। डिस्पोजल वगैरह इसके अंदर ही है। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं, नॉन करंट एसेट्स, ये भी इसी के अंदर आते हैं, आपके पास पार्ट बी में है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो बैड डेट्स हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो प्रोविजंस हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपने रिवाइज कर लेना है, प्रोविजंस वाला चैप्टर। ठीक है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, ठीक है, ये है। उसके बाद आपके पास जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ये लाइफो, फाइफो, एफओ वगैरह और सेल्स टैक्स वगैरह, इन्वेंट्री, सेल्स टैक्स भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, ये वाला चैप्टर। और उसके बाद आपके पेरोल है, बीआरएस है, पेरोल, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं वो भी इसी सेक्शन के अंदर आते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स हमने पढ़े थे, कंट्रोल अकाउंट्स ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने देख लेने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास डेप्रिसिएशन का चैप्टर है और प्रोविजंस का चैप्टर है। ठीक है, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो हमने पढ़ा था यहाँ पर ना, कैश बुक और एरर्स, कैश बुक भी इसी के अंदर ही आपका आता है, और एक एरर्स वाला चैप्टर वो भी इसी पार्ट के अंदर आता है। जो पार्ट सी है उसमें आपका 40% वेटेज है कि आपके सिलेबस को 40% जो है वो ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसमें सारे के सारे जो हैं वो फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सोल ट्रेडर की हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कंपनी की हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर है। फिर आपके पास जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसी में ही आते हैं आपके पास। ठीक है, और फिर आपके पास रेशियोज हैं जो आज भी हमने रिवाइज किए हैं। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ठीक हो गया। ये हमारे पास है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। प्रोविजन बस आपने पूछा कि प्रोविजन और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो जो लाइबिलिटी होती है ना, वो एक सर्टन जो टाइम और सर्टन अमाउंट की होती है। आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, बट सर्टन टाइम के और सर्टन आपके पास उसका अमाउंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये कंफर्म होता है कि आपने कितनी अमाउंट पे करनी है और कब पे करनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो प्रोविजन होती है ना, वो अनसर्टन अमाउंट की होती है, ऑब्लिगेशन होती है करंटली, ठीक है। दैट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट की वजह से इंकर हुई होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको ये पता नहीं होता कि आपने अमाउंट कितनी पे करनी है। यू आर नॉट श्योर, 100% श्योर अबाउट द अमाउंट, एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट द टाइम कि वो कब हो जानी है। जैसे आप देखें, आपने आपके अगेंस्ट अगर कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, तो आपने अगर उसकी प्रोविजन रखी है, तो आपको ये नहीं पता कि वो जब जज ने उसको डिसाइड करना है, तो कितनी अमाउंट डिसाइड करनी है आपके अगेंस्ट, और कितना टाइम पीरियड है, किस टाइम पीरियड में उसने, कि कब उसने जो आपका जो जज है या कोर्ट है, उसने कब डिसाइड करना है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको हम कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन टाइम और अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। लायबिलिटीज आप देखें, आप बैलेंस शीट में आपने जो लायबिलिटीज लिखी होती हैं, उसमें आप देखें कि लायबिलिटीज में आपने क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। करंट लायबिलिटीज में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको पता है कितनी अमाउंट आपने ओवरड्राफ्ट करवाई है, कितनी वापस करनी है और कब वापस करनी है। इसी तरह जो आपकी लायबिलिटी, जो आपने ट्रेड पेबल्स की अमाउंट होती है, वो भी आपको क्लियर होती है, और टाइम पीरियड भी क्लियर होता है कि आपने कितने टाइम में उनको पेमेंट करनी है। बैंक से जो लोन लिया होता है, उसका भी टाइम पीरियड क्लियर होता है, ठीक है। लायबिलिटी में हर चीज क्लियर होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है अब्बास, इसको हम इसकी प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, इसको हम एज अ लायबिलिटी, जब बिल आ जाता है तो हम उसको, अगर पेमेंट नहीं की तो हम एज अ लायबिलिटी उसको बुक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो आपने पे करना है, जब वो बिल आ जाता है तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपको पता होता है, उसके ऊपर अमाउंट भी कंफर्म लिखी होती है कि हाउ मच यू आर रिक्वायर्ड टू पे, एंड इट इज आल्सो मेंशन दैट व्हेन विल यू पे, मींस डेट भी मेंशन होती है दैट व्हेन विल यू पे, वो आपने उसके अकॉर्डिंगली करनी है। इसका मतलब है डेट भी क्लियर होती है, अमाउंट भी क्लियर होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, ठीक है। ओके, कोई और क्वेश्चन? बैड डेट्स आप लोगों ने करनी है, बैड डेट्स जो होते हैं वो आपने करने हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स जो है, उसकी भी आपने जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, टी अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। कैसे प्रीपेयर करना है, तो उसमें ये होता है कि जो प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स है, उसका जब अकाउंट प्रीपेयर करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द टी अकाउंट, ठीक है। और जो बैलेंस कैरी डाउन है, दैट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, एंड रिमेनिंग फिर आप क्या कर देते हैं कि जो डिफरेंस बचता है, दैट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है। if there will be increase in provision, it means there will be some expense and you will report that in expenses. Agar if there will be decrease in provision for doubtful debts, that will be considered as other income, ठीक है, उसको आप अदर इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन?
अच्छा मुझे बताएं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक डेप्रिसिएशन होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? ट्रीटमेंट ऑफ depreciation expense in statement of cash flows. ओके अब्बास, वेरी गुड। कि हम डेप्रिसिएशन जो होती है दैट इज एडेड बैक टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसको ऐड बैक कर देते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास इसमें ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, तो जो होती है ट्रीटमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब्बास के अलावा बाकी लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। There is no participation from other students except Abbas. हाँ, आवाज आपने कहा हेल्प बैक करनी है, तो इसमें दो चीजें आपने कंसीडर करनी है। अगर इंक्रीज है आपके पास ना प्रोविजन में या डिक्रीज है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये नॉन कैश होती है। ये भी आपके पास जो प्रोविजन होती है ये भी आपके पास नॉन कैश आइटम होता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट रिवर्स करनी है। जो हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन होती है तो हम उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया होता है, तो हम जब इसकी ट्रीटमेंट करेंगे इसको हम ऐड बैक करेंगे। और अगर डिक्रीज इन इनकम हुई होती है, डिक्रीज इन प्रोविजन होती है, तो दैट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। तो अगर ये अदर इनकम है, उसने बताया हुआ कि अदर इनकम है, तो फिर आप इसे क्या वो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो हम इसे लेस कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट में ऐड हुई है, ठीक है। ये नॉन कैश आइटम है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बताएं जो प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल होता है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है?
ओके, बस लॉस प्रॉफिट आ सकता है हमारे पास, और हमारे पास लॉस भी हो सकता है डिस्पोजल पे, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है ये हमारे पास अदर इनकम में ऐड हुआ होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। और जो हमारे पास लॉसेस हैं ये हमारे पास एक्सपेंसेस में ट्रीट हुए होते हैं, इनको ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, बस वेरी गुड। चलें, अभी आप लोगों का जो सिलेबस है वो तो सारे का सारा एंड हो गया, आपके सारे टॉपिक्स भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, अब हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने करनी हो, ठीक है। तो अब मैं आपको यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे, लिस्ट बनाई थी, उन्हें दोबारा से रिवाइज करें। वैसे तो सारे का सारा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए थे वो आपने ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा फोकस उन पे करना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कभी, ज़िंदगी रही तो फिर। तो तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप लोगों के साथ अच्छा सेशन रहा, आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा आप लोगों के साथ ना पढ़ाया। तो जो लोग कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर मेरे साथ रहे, खैर उनको तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो बीच में चले गए थे, दोबारा ज्वाइन किया, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप सुने। और इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी, अभी टाइम है, आप लोग तैयारी करें। तो इंशाल्लाह अब आप लोग एग्ज़ाम में क्लियर होंगे, और अगले पेपर्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे आईसीएम में, वो इस उम्मीद के साथ। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़। वेलकम मुर्तज़ा नवीद और सबको। ओके नाइला, अल्लाह हाफिज़। ये मोहम्मद जैन है। जो पार्ट सी है उसमें ना सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने फोकस करना है, वो सारे टॉपिक्स ही आप बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। आ, उसको इसलिए मैंने उसमें से कोई एज सच इम्पोर्टेंट जो है वो लिखवाया नहीं है, क्योंकि वो सब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनती हैं, ठीक है। इसलिए आप वो सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर करेंगे उसके। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।